नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जैसलमेर युद्ध अभ्यास का गवाह बने प्रधानमंत्री मोदी, कहा यह है तीनों सेनाओं का अद्भुत पराक्रम। जी हां दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास किया गया, जिसमें देश की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। सेना के इस युद्ध अभ्यास को देखने के लिए पीएम मोदी भी शामिल होने जैसलमेर पहुंचे थे। हालांकि इस युद्ध अभ्यास में एक दुर्घटना भी हुई, जिसमें स्वदेशी विमान तेजस क्रैश कर गया। इसमें तेजस विमान जैसलमेर शहर में एक खाली छात्रावास पर जा गिरा। इस घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि पायलट ने इमरजेंसी एग्जिट कर लिया था तो उसे थोड़ी बहुत चोट आई है। वहीं यह विमान क्रैश क्यों हुआ, इसके बारे में खबर अभी तक सामने नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों चलिए जान लेते हैं अगली खबर। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा। इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेडलाइन दी थी। जी हां दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने पूरा डेटा चुनाव आयोग को मंगलवार शाम 5:30 बजे सौंप दिया। बार एंड बेंच ने एक्स पर यह जानकारी दी। चुनाव आयोग इस पूरे डेटा को 15 मार्च तक अपलोड कर देगा। चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी को भी सार्वजनिक करेगा, जो कि अब तक केवल सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए थे। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और 12 मार्च शाम तक यह डिटेल देने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 6 राज्यों के 43 नाम, 13 ओबीसी, एक मुस्लिम उम्मीदवार। नकुल नाथ छिंदवाड़ा से, वैभव गहलोत जालोर से चुनाव लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया। इसमें 43 उम्मीदवारों के नाम है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से, तो राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर से टिकट दिया गया है। इससे पहले 8 मार्च को जारी कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया गया था। इस तरह कांग्रेस अब तक 82 नामों का ऐलान कर चुकी है। लिस्ट में 76.7% उम्मीदवारों की उम्र 60 साल से कम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नायाब सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने। 5 मंत्रियों ने शपथ ली, सभी पिछली कैबिनेट में थे। सैनी ने कट्टर के पैर छुए। जी हां दोस्तों, कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायाब सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने मंगलवार शाम चंडीगढ़ स्थित राजभवन में शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैर छुए। सैनी के बाद कंवर पाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। ये पांचों खट्टर कैबिनेट में भी थे। नई सरकार ने कल यानी कि 13 मार्च को विधानसभा का सेशन भी बुला लिया है, जिसमें फ्लोर टेस्ट होगा। नए सीएम ने कहा कि हमने राज्यपाल को 48 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नंदुरबार में राहुल ने किया जाति जनगणना, आर्थिक सर्वे का वादा। 14 साल बाद गांधी परिवार पहुंचा। आधार कार्ड यहीं से लॉन्च हुआ था। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम चरण में महाराष्ट्र के नंदुरबार पहुंची। यह जगह कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। मंगलवार को राहुल ने आदिवासी न्याय सम्मेलन में अपने भाषण की शुरुआत जय आदिवासी कहकर की। इस दौरान राहुल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो जाति जनगणना और आर्थिक सर्वे कराएगी, साथ ही वन अधिकार अधिनियम को भी मजबूत करेगी। राहुल ने कृषि वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून लाने का भी वादा किया है। नंदुरबार वही सीट है जहां 47 साल तक कांग्रेस को कोई नहीं हरा पाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मनोहर लाल खट्टर के ठाट बाट रहेंगे बरकरार, ताउम्र मिलेगी आवास सुरक्षा समेत कई सरकारी सुविधाएं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद नायाब सिंह सैनी को नए मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी गई। शाम को उन्होंने हरियाणा के नए सीएम के तौर पर पद व गोपनीयता की शपथ भी ले ली। सीएम नायाब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं। उनको बीते दिनों ही हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वह कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अब क्या क्या सरकारी सुविधाएं लेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने 2013 में एक ऐसा फैसला लिया था जिससे अगर कोई नेता एक बार राज्य का मुख्यमंत्री बन गया तो समझो उसकी लॉटरी निकल गई। तत्कालीन सीएम हुड्डा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने फैसला लिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूरी उम्र कैबिनेट मंत्री का दर्जा समेत तमाम सरकारी सुविधाएं मिलेगी। यानी कि दोस्तों जो एक बार मुख्यमंत्री बन गया उसको एक मंत्री के बराबर सुविधाएं पूरी उम्र मरते दम तक मिलती रहेगी। इनमें सुरक्षा, वेतन भत्ते, सरकारी ड्राइवर और सरकारी आवास आदि चीजें शामिल हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महिला वैज्ञानिक ने भारत को दिया दिव्यास्त्र, डीआरडीओ में पावर हाउस ऑफ एनर्जी के नाम से है मशहूर। जी हां दोस्तों, भारत ने 11 मार्च यानी कि सोमवार को अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की MIRV टेक्नोलॉजी के साथ सफल टेस्टिंग कर ली। अग्नि 5 मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट यानी कि खुद से ही 5 टारगेट री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। वैसे दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल की पहली टेस्टिंग अप्रैल 2012 में हुई थी, जबकि 11 मार्च को इसे MIRV टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ट किया गया। इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी कि दोस्तों इसकी जद में चीन और पाकिस्तान आ जाएंगे। यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से भी इस मिसाइल की रेंज में आ जाएंगे। शायद इसलिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने अग्नि 5 मिसाइल को मिशन दिव्यास्त्र कहा है। अब दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इस दिव्यास्त्र को बनाने में महिला वैज्ञानिकों का हाथ है। DRDO की वैज्ञानिक शीना रानी ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया था। दोस्तों शीना रानी कंप्यूटर साइंस में विशेषज्ञता के साथ एक ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर भी है। उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। CAA के नोटिफिकेशन के दूसरे दिन ही पोर्टल हुआ लॉन्च, मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तमिलनाडु CM बोले हम कानून लागू नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों केंद्र ने सोमवार यानी कि 11 मार्च को CAA का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया। CAA को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत बोला UNSC में वीटो से आतंकवादियों को बचाया गया। चीन का नाम लिए बगैर कहा इन हरकतों से दोहरे रवैये की बू आती है। जी हां दोस्तों, भारत ने UNSC में उन देशों की निंदा की है जो वीटो पावर का इस्तेमाल करके सुरक्षा परिषद की लिस्ट में आतंकवादियों का नाम शामिल नहीं होने देते हैं। दरअसल दोस्तों चीन का नाम लिए बिना ही भारत की परमानेंट प्रतिनिधि रुचिरा कंपोज ने कहा कि UNSC आतंकवाद से निपटने का वादा करता है। ऐसे में इस तरह का कदम गैर जरूरी है और इससे दोहरे रवैये की बू आती है। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि UNSC उन नामों की लिस्ट जारी करता है जिन्हें आतंकवाद की सूची में शामिल किया गया है। हालांकि जिनका नाम खारिज होता है उसे लेकर कोई लिस्ट या कारण सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। CAA का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं में खुशी की लहर, लगाए मोदी मोदी के नारे। दरअसल दोस्तों यह नारा वे लोग लगा रहे हैं जो कि पाकिस्तान से भारत आए हैं और वह हिंदू शरणार्थी है। पाकिस्तान के कराची शहर में ये लोग रहते थे, मगर इन दिनों इन लोगों को वहां शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था, न वो पढ़ाई कर सकती थी और न ही कहीं आजादी से घूम सकती थी। इन लोगों ने कहा कि वहां जबरदस्ती कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता था। जैसे जैसे घर की बेटियां बड़ी होती थी, परिवार के बड़ों की चिंता बढ़ जाती थी। कभी भी वहां इनकी बेटियों को जबरन उठा लिया जाता था और जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर शादियां करवा दी जाती थी। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों ने कहा कि पाकिस्तान के कराची में हम लोग रहते थे, वहां हमें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।